गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जैव संसाधनों का वितरण और उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं जैव संसाधन? जैव संसाधनों का अर्थ। जैव संसाधन प्रकृति प्रदत्त वे उपयोगी तत्व होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे पशु, पक्षी, वन उत्पाद, फसलें, मत्स्य, समुद्री जीव, मनुष्य जैविक संसाधनों के उदाहरण हैं। मोटे तौर पर जैव संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: वनस्पति संसाधन, प्राणी संसाधन और मानव संसाधन। सबसे पहले हम देखेंगे वनस्पति संसाधन। किसी विशिष्ट पर्यावरण में एक दूसरे के साहचर्य में पनपने वाले पेड़ पौधों की विभिन्न जातियों के समूह को वनस्पति संसाधन कहते हैं। साहचर्य मतलब एक दूसरे के साथ पनपते हैं। वनस्पति एक प्रदेश में विविध दृश्यावली प्रस्तुत करती है, जैसे वनस्थली, घास भूमि व झाड़ियाँ। जैसे एक प्रदेश में अलग अलग टाइप की, जैसे कहीं वन होंगे, कहीं घास भूमि होगी, कहीं झाड़ियाँ होंगी। ये सब अध्ययन की सुविधा के लिए विद्वान कृषि उपयोग को भी वनस्पति में शामिल करते हैं। इसके देखो, वन संसाधन प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने बढ़ने वाले पेड़ पौधे तथा घास के सघन आवरण को क्या कहते हैं? वन। अर्थात इनकी कोई देखभाल नहीं करता, वो खुद ही उगते हैं, खुद ही पनपते हैं। उनको क्या, उस एरिया को क्या कहेंगे हम? वन संसाधन। अपनी अत्यधिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण वनों को हरा सोना और हरे फेफड़े कहकर भी संबोधित किया जाता है। वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक वन संसाधनों को प्रभावित करते हैं? संसार के सभी भागों में एक जैसी प्राकृतिक वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि जलवायु सब जगह अलग अलग है और जलवायु का वनों के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर जगह अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति की यह प्रादेशिक भिन्नता वहाँ की धरातल, जलवायु, भूगर्भिक संरचना, प्रकाश की अवधि, मिट्टी की दशाओं द्वारा नियंत्रित होती है। अर्थात वहाँ धरातल कैसा है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, भूगर्भिक संरचना कैसी है। पहाड़ों के ऊपर अलग टाइप के वन पाए जाएंगे, धरातल के ऊपर अलग टाइप के वन पाए जाएंगे, प्रकाश की अवधि कितनी रहती है, सब क्या करते हैं? वनों को, दशाओं को नियंत्रित करती है। इन सभी भौगोलिक तत्वों के संयुक्त प्रभाव के आधार पर हमें वनस्पति पेड़ पौधे और घास के रूप में दिखाई पड़ती है। अर्थात जैसे भूमध्य रेखा के पास हम देखते हैं वन बहुत सघन पाए जाते हैं, बहुत लंबे भी होते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ध्रुवों की ओर वनों की लंबाई छोटी होती जाती है, इतने सघन नहीं पाए जाते, विरल मात्रा में दिखाई देते हैं। हमें वनस्पति पेड़ पौधे और घास के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जैसे पेड़ पौधों पर सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ेगा? जलवायु का। पेड़ों की ऊंचाई, मोटाई, पत्तों की स्थिरता, जड़ों की गहराई, छाल की मोटाई, लकड़ी की कोमलता व कठोरता, ये सब विशेषताएं जलवायु से अनुरूप रहती हैं। जैसे मरुस्थल में जो वन पाए जाते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं, और जो भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं उनकी जड़ें कैसी होंगी? छोटी होंगी। आर्द्रता और तापमान की मात्रा के अनुसार वनस्पति लंबी, छोटी, सदाबहार, पतझड़ी, सघन, विरल, कोमल तथा कटीली होती है। अत्यधिक शीत एवं अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों में वन विहीन होते हैं। इसी कारण वनस्पति को जलवायु का मापदंड कहा जाता है। अब देखो संसाधन और उनका वितरण। संसाधन शब्द किसी वस्तु या पदार्थ को प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि इसके स्थान पर यह एक ऐसी क्रिया को प्रस्तुत करता है जो किसी वस्तु अर्थात पदार्थ द्वारा उत्पन्न होती है। वो संसाधन कहलाते हैं। जो किसी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो हमारे उपयोग में आते हैं, वही संसाधन होते हैं। जो हमारे उपयोग में नहीं आते अर्थात मानव जिनका उपयोग ही नहीं कर रहा, वो संसाधन नहीं कहलाते। मनुष्य की संतुष्टि किसी पदार्थ को संसाधन में बदलती है। अर्थात मनुष्य जिस चीज़ से संतुष्ट हो रहा है, जैसे जल है, ये हमारे लिए एक संसाधन है, प्रकाश है हमारे लिए एक संसाधन है, जिससे हमें संतुष्टि मिल रही है, वही संसाधन कहलाते हैं। ऐसे स्थानों पर उपलब्धि पेट्रोलियम, जिसका दोहन कठिन और आर्थिक रूप से नुकसान करने वाला होता है। अब देखो संसाधनों के 2 मुख्य लक्षण होते हैं: क्रियात्मक क्षमता और उनकी उपयोगिता। अर्थात उनकी क्रियात्मक क्षमता कितनी और वो हमारे लिए उपयोगी कितने हैं। इसमें देखो कई संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात उनके बिना मनुष्य का काम ही नहीं चल सकता। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता कम भी होती है, पर्याप्त महत्व नहीं प्राप्त करते। स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता, बुद्धि, मतापूर्ण नीतियाँ, ज्ञान, स्वतंत्रता, जबकि यह लोहा, सोना आदि संसाधनों के अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब आगे देखो, कोई भी एक ऐसी क्रिया जो किसी पदार्थ के संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने से रोकती है, अवरोध अथवा प्रतिरोध कहलाती है। अर्थात कोई पदार्थ हमारे लिए संसाधन नहीं बन पाता, बीच में कोई अवरोध आ जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? हम प्रतिरोध कहते हैं। जिनकी कोई भी क्रियात्मक भूमिका अथवा उपयोगिता ही नहीं हो, वो हमारे लिए संसाधन नहीं बनते। जैसे जैसे संस्कृति आगे बढ़ती है,
वैसे वैसे ही संसाधनों का दोहन ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे जैसे वैज्ञानिक उन्नति हुई है वैसे वैसे हम चीज़ों का दोहन ज़्यादा करने लगे हैं, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लग गई। पहले वाला मनुष्य सिर्फ वनों के ऊपर ही निर्भर रहता था, उसकी इतनी आवश्यकताएं नहीं थी। अब जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं होने लगी, प्रकृति का नुकसान ज़्यादा हुआ है, वनों की कटाई ज़्यादा होने लग गई, धरातल कम होने लग गई। अब देखो प्रोफेसर हैमिल्टन ने क्या कहा, प्रौद्योगिकी न्यूट्रल पदार्थों को महत्व प्रदान करती है, अर्थात टेक्नोलॉजी ने न्यूटन से न्यूटन पदार्थों को भी महत्व दिया है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत होती गई, प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता क्या हो गई, मनुष्य के लिए बढ़ती चली गई। प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग प्रसंस्कृत संसाधनों के रूप में होने लग गया, अर्थात जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की वैसे वैसे क्या हुआ, प्रकृति को नुकसान होने लग गया, मनुष्य प्रकृति के ऊपर ज़्यादा हावी हो गया। फिर देखो, संसाधनों का निर्माण स्थान और समय पर निर्भर करता है। सभी स्थानों पर संसाधन एक तरह से उत्पन्न नहीं हो सकते, वो समय के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे कोयला को बनने के लिए हजारों वर्ष लग गई, प्रकाश है वो हमारे लिए हर सुबह मिल जाता है। अर्थात संसाधनों की अलग अलग बनने की प्रक्रिया सबकी अलग अलग होती है। अब संसाधनों का वर्गीकरण,